अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम मोहम्मद यासिर हुसैन और आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जावास्क्रिप्ट को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग इस वेब डेवलपमेंट के कोर्स में W3 स्कूल को फॉलो कर रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट भी हम लोग यहीं से देखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जावास्क्रिप्ट के सबसे पहले जो ट्यूटोरियल दिए गए हैं कि जावास्क्रिप्ट की जो जितनी भी बेसिक्स है, जितने भी बेसिक रूल्स हैं, उनके बारे में इन्होंने बताया है। और उसके बाद इन्होंने जावा के वर्जन और फिर ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस और उसके बाद एसिंक्रोनस और उसके अलावा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में बताया और उसके अलावा ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में बताया, फिर कुछ एपीआई और एजेक्ट्स के बारे में बताया। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है हम लोग कवर करेंगे जावा के ट्यूटोरियल, यानी कि ये जितने भी है ना हमारे पास जितनी भी बेसिक रूल्स हैं, जो जितनी भी बेसिक समझ होनी चाहिए जावा प्रोग्रामिंग के लिए, हम लोग डोम को देख लेंगे कि हम लोग HTML के जो एलिमेंट्स हैं उनको किस तरह से जावास्क्रिप्ट के थ्रू पकड़ेंगे, उसमें मैनिपुलेशन करेंगे और फिर उसको HTML के अंदर इंसर्ट कर देंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। वो हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। और उसके अलावा हम लोग डोम देखेंगे, यानी कि ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल देखेंगे कि हम लोग किस तरह से जावास्क्रिप्ट की मदद से अपने ब्राउजर के साथ बात कर सकते हैं, मतलब उसको बता सकते हैं कि आपने क्या करना है, किस तरह से बिहेव करना है। यानी कि ऑटोमेटिकली विंडो न्यू क्रिएट कर दे या फिर विंडो पहले लोड हो तो तब ये हो, और उसके अलावा माउस का कर्सर ये होना चाहिए, और ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये जो जावास्क्रिप्ट है ये क्या है। जावास्क्रिप्ट एक मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये वेब में, यानी कि वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। जितनी भी ब्राउजर पर रन होने वाली चीजें हैं, जैसे कि वेबसाइट हो गई या वेब एप्लीकेशन हो गई या गेम हो गई या कोई भी मतलब सॉफ्टवेयर कह लें या कोई भी ऐसी चीज जो ब्राउजर पर रन करती हो, उसमें जावास्क्रिप्ट का कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर होता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट जो है वो बहुत ही वाइडली यूज होने वाली एक लैंग्वेज है और बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। और जावास्क्रिप्ट आजकल के दौर में फ्रंट एंड में भी यूज होती है, बैक एंड में भी यूज होती है और डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में भी काम आती है। ठीक है, अब फ्रंट एंड में कैसे यूज होती है, हमारा जो ब्राउजर होता है, जैसे कि अभी मेरे पास गूगल ब्राउजर है, तो इसका अगर मैं जो है इंस्पेक्ट में डेवलपर टूल ओपन करूं तो यहाँ पर मेरे पास एक कंसोल का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट को रन कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट का एक कोड लिखता हूँ जी, कंसोल डॉट क्लियर, और जैसे मैंने इंटर प्रेस किया तो यहाँ पर जो कंसोल था वो क्लियर हो चुका है, क्लीन हो चुका है, साफ हो चुका है। तो जितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड है ना वो हम लोग कंसोल में लिख सकते हैं। कोई भी ब्राउजर है उसका आप डेवलपर टूल ओपन करोगे और उसके अंदर कंसोल नाम का आपके पास जो है एक मेन्यू होगा, आपने उस पर जो है सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। अब आप यहाँ पर वेरिएबल बना सकते हो, var और v1 के नाम से आपने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, और उसको अगर आप इसी कंसोल में प्रिंट करवाना चाहते हो, अगर आप इसको इसी कंसोल में प्रिंट करवाना चाहते हो, आप कंसोल लिखोगे और डॉट लॉग लिखोगे और इसके अंदर वो v1 जो है पास कर दोगे तो ये इसी के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे कि 12 हमारा आज। अगर आप लोग इधर डिस्प्ले नहीं कराना चाहते, ब्राउजर में डिस्प्ले कराना चाहते हो जो हमारी ब्राउजर की विंडो है, तो उसके लिए आप लोग को डॉक्यूमेंट लिखना पड़ता है, जिससे वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपने राइट लिखना पड़ता है और उसके अंदर आपने जो है v1 को पास कर देना है, और जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे तो जो हमारा ब्राउजर था उधर जो है 12 प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है ना जावास्क्रिप्ट को अपने ब्राउजर के अंदर रन कर सकते हो। तो ये होती है हमारी क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट, यानी कि जो भी जावास्क्रिप्ट हमारे ब्राउजर में रन होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। और क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट तभी रन करेगी जब HTML के साथ उसका कोई लिंक होगा। मिसाल के तौर पर हम लोग जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो तब मैं आप लोगों को मजीद क्लियर समझा दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझ लो कि क्लाइंट साइड पर जब जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में रन होती है तो उसको बोलते हैं क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। और उसके अलावा अगर कंप्यूटर में रन हो, जैसा कि ये जो है नोड जेएस मैंने डाउनलोड कर रखा है, इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो है जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हो। जैसा मैंने अब यहाँ पर जो है ना मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा और यहाँ पर मैंने हेलो वर्ड लिख दिया, तो ये मेरे पास हेलो वर्ड प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर में भी चला सकते हो जावास्क्रिप्ट को। तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्वर साइड। अगर ये नोड जेएस हमारा सर्वर पे पड़ा होगा और वहां हम लोग इसको लॉन्च करेंगे, यानी कि हम लोग सर्वर बनाकर इसी नोड जेएस की मदद से वहां पर होस्ट करके चलाएंगे अपनी वेबसाइट को बैकएंड एज ए बैकएंड, तो फिर हमारा जावास्क्रिप्ट एज ए बैकएंड रन हो रहा होगा। तो जो भी जावास्क्रिप्ट हमारे कंप्यूटर में रन होती है या हमारे सर्वर में रन होती है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वर साइड प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, अगर ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट रन हो रही है तो उसको कहते हैं क्लाइंट साइड। सही हो गया, तो इसको मैं अभी कर देता हूँ क्लोज। और अब हम लोग जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आप लोग प्रैक्टिस करने से पहले ये जरूर देख लिया करो कि जो वीडियो बनाने वाला है उसने किस फोल्डर के अंदर वो काम कर रहा है और उसके पास कितना मटेरियल है और उन चीजों के नाम क्या है, और फिर अपने चीजों के बारे में सोचा
करो कि आपने कौन सा फोल्डर बनाया हुआ है और आपके जो फोल्डर के अंदर जो चीजें पड़ी उनके नाम अगर सेम नहीं है तो कोड भी एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, उसमें भी थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी, तो वो आप कर लिया करो। ठीक है, जैसे कि अभी मैं डेस्कटॉप पर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर जो है हमारे मेरे पास तीन चीजें हैं। एक मेरे पास इमेज है, ठीक है, दूसरी मेरे पास HTML फाइल मैंने बनाई है और तीसरी मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई हुई है और इसी को मैंने ओपन किया हुआ है VS कोड के अंदर। और ये मैंने जो है HTML को थोड़ी बहुत डिजाइन किया हुआ है। अगर मैं इसकी आउटपुट आप लोगों को दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से है। अगर मैं इसको इधर लिख देता हूँ, रख देता हूँ, इसको मैंने यहाँ पर रखा और इस ब्राउजर वाले को यहाँ पर ले आया और ये इसकी आउटपुट है। अब ये जो index.html है इसकी आउटपुट ये आ रही है। इसमें जावास्क्रिप्ट कहीं पे भी यूज नहीं हो रही, सिंपल मैंने जो है HTML और CSS का यूज करा है। इसमें ये HTML है, ठीक है, HTML में क्या है, इसकी बॉयलर प्लेट है और बॉडी के अंदर सिर्फ एक इमेज है और दूसरा हमारा एक हेडिंग है रिजल्ट वाली और तीसरा मैंने एक डिव बनाया है, एक डिवीजन बनाई है कंटेनर वाली, बस, और मैंने कुछ भी नहीं किया है। और इसी के अंदर मैंने इंटरनल CSS का इस्तेमाल करके इनको स्टाइल दिए थे बस। अब हम लोग इसमें जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करना देखेंगे। अच्छा, जावास्क्रिप्ट भी CSS की तरह तीन तरह से लगाई जा सकती है। पहला तरीका होता है इनलाइन जावास्क्रिप्ट। इनलाइन जावास्क्रिप्ट कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पर बटन बनाया और इस बटन में मैंने लिख दिया कि अलर्ट बॉक्स, ठीक है, तो मैंने इसको सेव करा तो ये मेरे पास अलर्ट बॉक्स का बटन आ चुका है। अब इसमें मैंने जावास्क्रिप्ट लगानी है। देखो अब ये बटन कुछ भी नहीं कर रहा, तो जावास्क्रिप्ट का काम क्या है कि क्लाइंट साइड पर कोई भी अगर प्रोग्रामिंग ऑपरेशन अगर आपने परफॉर्म करना है तो वो आप जावास्क्रिप्ट की मदद से परफॉर्म करोगे। और प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है वो किसी भी चीज में फंक्शनैलिटी पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो अलर्ट एक बटन है और बटन की कोई ना कोई फंक्शनैलिटी होती है, जैसे कि किसी भी बटन पर अगर आप क्लिक करते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म होता है। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि बटन पर जो है जब भी क्लिक करे तो मैं ऑन क्लिक नाम का इवेंट लिसनर लगा देता हूँ, ठीक है, ये लिसन करेगा, ये जांचेगा कि इस पर आया क्लिक किया गया है कि नहीं। जब क्लिक किया गया होगा तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चला दे, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चला दे, जावास्क्रिप्ट चला दे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है जावास्क्रिप्ट की कोडिंग लिखूंगा जी। अलर्ट नाम का एक मेथड होता है, इसके अंदर जो भी आप लिखते हो अलग पॉपअप सा ओपन होता है और उसके अंदर वो मैसेज आ जाता है जो आप इसको पास कराते हो, इस मेथड को जो आप पास कराते हो। मैंने यहाँ पर सिंगल कोट लगाया और अभी जो है यहाँ पे डबल कोट्स लगे हुए थे, यहाँ पर मैंने सिंगल कोट लगाया और यहाँ मैंने लिखा है दिस इज अलर्ट बॉक्स, ओके। तो यहाँ पर मैंने सिंगल कोट बंद कर दी और मैंने मेथड को भी बंद कर दिया और यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। और सेव करने के बाद अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास देखा अलर्ट बॉक्स आ गया है। इसको बोलते हैं इनलाइन जावास्क्रिप्ट। देखो जैसे ही मैं अलर्ट बॉक्स पर क्लिक कर रहा हूँ ना तो क्या हो रहा है, एक अलर्ट आ रहा है जिसके अंदर लिखा हुआ है दिस इज अलर्ट बॉक्स। अगर मैं इस टेक्स्ट को चेंज कर दूं, जैसे कि मैं यहाँ पर दिस इज अलर्ट बॉक्स की बजाय आई एम अलर्ट बॉक्स कर देता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पर जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये कह रहा है आई एम अलर्ट बॉक्स, ओके। अच्छा अब देखो, अब मैं ना इसको कर देता हूँ रिमूव। ये तो हमारी थी ना इनलाइन जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पर मैंने कर दिया सेव। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट मैंने इनलाइन वाली खत्म कर दी है। अब दूसरी होती है इंटरनल आप बॉडी के नीचे भी लगा सकते हो, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, और उसके अलावा बॉडी के ऊपर भी लगा सकते। मैं लगाता हूँ बॉडी के नीचे और यहीं पर मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा। यहाँ पर सिंपली आप स्क्रिप्ट लिखो, स्क्रिप्ट टैब की अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपका जावास्क्रिप्ट का कोड होगा। अब आप लोगों को सबसे पहले तो इस बटन को पकड़ना पड़ेगा। इस बटन को आप पकड़ोगे कैसे, तो ये एक अलग चीज है। जैसे कि डोम आप लोगों ने देखा होगा W3 स्कूल पर, मैंने आप लोगों को समझा रहा था कि उसके थ्रू हम लोग पकड़ते हैं HTML के एलिमेंट। तो डोम का हम लोग यूज करेंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं जस्ट डेमो दे रहा हूँ कि किस तरह से इंटरनल CSS काम करती है। तो मैं सिंपली जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर और यहाँ पर मैं कर देता हूँ जी जो डॉट कंटेनर है ना उसके अंदर एक बटन है, उस बटन पर जब भी होएगा ना ऑन क्लिक, उस बटन पर जब हो क्लिक तब क्या हो, जब उस बटन पर क्लिक हो तब एक फंक्शन रन कर जाए, ठीक है। पहले मैंने पकड़ा बटन को, बटन पर जब क्लिक हो इवेंट लिस्टनर लगा दिया। इवेंट लिस्टनर लगाने के बाद यहाँ पर सिंपली अलर्ट लिख देता हूँ, अलर्ट दिस इज सेकंड अलर्ट को, ओके। तो अब ऐसा करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास दिस इज सेकंड अलर्ट बॉक्स आ चुका है। अब ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, इसको किस तरह से यूज करते हैं, इवेंट कैसे लगाते हैं और उसके बाद एरो फंक्शन क्या होता है, ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अभी सिंपली आप ये देखो कि स्क्रिप्ट टैग हम लोगों ने यूज किया है अलग से और उसके अंदर हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट को लिखा है और ये जो जावास्क्रिप्ट है ये बटन पर लग चुकी है बटन को पकड़ने के बाद, ठीक है। अब देखो बटन को पकड़कर बटन के अंदर जो है हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट इंसर्ट कर दी है। अब देखो मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ, अगर कट करने के बाद अगर मैं इसको हेड में लगा दूं तो क्या होगा। अभी देखो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके इसको जैसे ही क्लिक करता हूँ कुछ भी नहीं हो रहा, हालांकि मैंने कोड में कोई चेंज नहीं किया। इसका लॉजिक ये है, जावास्क्रिप्ट अगर HTML से पहले लगाई जाती है तो जावास्क्रिप्ट का कोड HTML के रन होने से पहले ही रन हो जाता है, जिसकी वजह से जावास्क्रिप्ट का कोड
HTML पर कोई भी असर नहीं कर पाता। तो इसके लिए जो है, जो बेस्ट पोजीशन जो है वो जावास्क्रिप्ट की बॉडी टैग के नीचे ही समझी जाती है। तो आप लोगों ने अगर जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है तो आप बॉडी टैग के नीचे इसको लगा दो। सही हो गया। अगर आप ऊपर ही इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को एक फंक्शन यूज करना पड़ता है जो कि ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल में आ जाता है, जो मैंने आपको बॉम के बारे में W3 स्कूल में बताया था। तो इसके बारे में मैं आप लोग को मजीद आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आप लोग इतना समझ लो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं ब्राउजर से बात कर रहा हूँ, मैं ब्राउजर से बात कर रहा हूँ कि सुनो विंडो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ब्राउजर की विंडो सुनो, ऑन लोड। जब इसमें HTML और CSS लोड हो जाए, ठीक है, जब इसमें हर चीज लोड हो जाए, HTML CSS हर चीज लोड हो जाए, तब रन करो, तब एक फंक्शन रन करो, ठीक है। और उसका जो कोड है वो यही वाला है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने कंट्रोल X करा और यहाँ पर जाने के बाद मैंने कंट्रोल V कर दिया, अब मैंने सेव करा और अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना तो ये चीज आ रही है, ठीक है। तो अगर आप अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करना चाहते हो ऊपर, तो आप लोगों को सबसे पहले विंडो डॉट ऑन लोड लगाना पड़ेगा, जो कि ये बताता है कि जब हर चीज लोड हो जाए तब ये लाइनें चलें, यानी कि ये वाला फंक्शन चले, एरो फंक्शन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब देखो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या होती है। एक्सटर्नल जो जावास्क्रिप्ट होती है ना, वो होती है अलग फाइल में, सेपरेट फाइल में जो जावास्क्रिप्ट होती है, और उसको जब हम लोग अपने HTML की फाइल के साथ लिंक कर देते हैं तो वो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कहलाती है, और उसमें हम लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज नहीं करते। क्यों? ठीक है। अच्छा देखो अब होगा क्या, अब होगा कुछ यूं कि ये है हमारे पास स्क्रिप्ट टैग। अब मैं यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, इसको मैं जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक कंट्रोल X करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सही हो गया, सेव कर दिया मैंने, और ये मैंने यहाँ से खत्म कर। अभी देखो मैंने यहाँ कंट्रोल S किया है और मैं जैसे ही अलर्ट बोर्ड पर क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा। जो हमारी जावास्क्रिप्ट है उसको हम लोगों ने इस index.html के साथ लिंक नहीं किया। लिंक करने के लिए हम लोग को सिंपली क्या करना पड़ेगा, हम लोग जस्ट बॉडी टैग के नीचे जाएंगे, यहाँ पर हम लोग स्क्रिप्ट नीचे src जो होगा इस पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने सोर्स दे देना है, यानी कि वो लोकेशन दे देनी है जहाँ पर हमारी जावास्क्रिप्ट पड़ी है। तो यहाँ पर हमारे पास script.js नाम की जावास्क्रिप्ट पड़ी है, तो मैंने यहाँ पर जैसे ही इसको लिंक कर दिया और अब मैं अलर्ट बॉक्स पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अलर्ट बॉक्स आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर सेकंड लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैं इस बार थर्ड लिख देता हूँ, सेव करता हूँ, और अब देखो मैंने अलर्ट बॉक्स पर क्लिक किया तो यहाँ पर थर्ड अलर्ट बॉक्स आ चुका है, ठीक है। तो इसका भी वही हिसाब है। आप लोगों ने अगर इसको यहाँ पर नीचे नहीं लगाया, कंट्रोल X करके मैं इसको ऊपर ले जाता, स्टाइल टैग के नीचे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, अब अलर्ट बॉक्स पर क्लिक करता रहूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर जो है जावास्क्रिप्ट हमारी पहले रन कर गई है। तो उसी तरह आपको विंडो डॉट ऑन लोड लगाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो इसको नीचे ही रखा करो, बॉडी क्लोजिंग बॉडी के बिल्कुल बाद और HTML से पहले, ठीक है। HTML की क्लोजिंग टैग से पहले आप लोगों ने लगा देना है। यहाँ पर मैंने कहा कि सेव करने के बाद अब मैं जाता हूँ और देखता हूँ तो मेरा वो सही तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब हम लोग ये चाहते हैं ना कि देखो मैं इसको ना रन करूंगा इधर, कंट्रोल X। अभी देखो मैं यहाँ पर हूँ बॉडी के नीचे, तो क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड करता हूँ, जैसा कि अभी तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको कर देता हूँ ना सारा डिलीट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अलर्ट बॉक्स के अंदर इनलाइन लगा देता हूँ, इनलाइन, या फिर इसको बिल्कुल ही उड़ा देते हैं, या बिल्कुल उड़ाते नहीं है बल्कि इस तरह हो, बल्कि इसको उड़ा ही देते हैं। चलो मैंने इसको उड़ा दिया, ठीक है, ये मैंने इसको उड़ा दिया है, और इसको मैंने करा है सेव करने के बाद मैं गया हूँ जी स्क्रिप्ट में, यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा है और इसके अंदर मैंने हेलो वर्ड डाल दिया। अब देखो मैंने जब ऐसा किया तो हेलो वर्ड कहाँ आ रहा है, हेलो वर्ड नीचे आ रहा है, ठीक है, यानी कि बॉडी के नीचे आएगा, हेलो वर्ड बॉडी के नीचे आएगा। बॉडी का जो एरिया था वो यहाँ तक था, ठीक है, उसके नीचे आया हेलो। अब मैं अगर जावास्क्रिप्ट को मूव करता हूँ ऊपर नीचे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंट्रोल X कर लिया और इमेज के ऊपर लगा देता हूँ, और अब मैं सेव करता हूँ तो हेलो वर्ड ऊपर आ रहा, ठीक है। तो जहां पर आप प्लेस करोगे जावास्क्रिप्ट पर, जावास्क्रिप्ट को वहीं पर ही लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल X करके इस कंटेनर के अंदर लेके आके यहाँ पर पेस्ट करूंगा और सेव करूंगा, तो ये जो मैंने एरिया बनाया था जिसके अंदर रिजल्ट आने थे उसी के अंदर आ रहा है। तो ये चीज होती है, ये चीज आपने इसके भी थोड़ी सी बेसिक उसका आउटपुट आता है, सही है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से। अभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या है वो मैं अभी बताता हूँ, तो बल्कि अभी स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक मेथड है जिसके थ्रू आप HTML को भी डिस्प्ले करा सकते हो और उसके अलावा सिंपल सा टेक्स्ट भी डिस्प्ले करा सकते हो ब्राउजर पर, ठीक है। अब देखो यहाँ तो मैंने ना ब्राउजर पर ही डिस्प्ले करा दिया। अब ब्राउजर पर जो टैग है वो जैसा कि मैंने यहाँ पर ना पर H1 लिख दिया और यहाँ पर मैंने हेडिंग लिख दी और यहाँ पर H1 को क्लोज कर दिया, तो मैंने सेव करा तो देखो ये हेडिंग बड़ी हो चुकी है, और हेडिंग पर जो
वो कलर था वो भी लग चुका है। तो बहरहाल मैं इसको जो है टू नाम की हेडिंग बना लेता हूँ ताकि वो H1 जो मैंने पकड़ा हुआ था उस वाला कलर इस पर ना लगे। तो देखो ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इधर बटन लिख देता हूँ जैसे कि मैंने बटन, और यहाँ पर भी बटन, तो यहाँ पर हेडिंग नाम का बटन बन चुका है। तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के मेथड के अंदर डबल कोट्स के अंदर आप टेक्स्ट भी भेज सकते हो, पैराग्राफ भी भेज सकते हो, हेडिंग भी भेज सकते हो, HTML की कोई चीज भी भेज सकते हो, HTML की चीज भी भेज सकते हो और सिंपल टेक्स्ट भी भेज सकते हो। अगर आपने सिंपल टेक्स्ट भेजना है या कोई चीज डिस्प्ले करवानी है या कोई वेरिएबल की आउटपुट डिस्प्ले करवानी है तो आप जो है सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट को इस्तेमाल कर सकते हो और उसके अंदर सिर्फ डबल कोड का आप लोगों ने यूज करना होगा। लेकिन देखो इसके अंदर क्या आप जावास्क्रिप्ट यूज कर पाओगे? हाँ, जावास्क्रिप्ट भी आप यूज कर पाओगे। देखो यहाँ पर मैंने बटन लगाया है ना, अब बटन के ऊपर मैं यहाँ पर अलर्ट लगा देता हूँ, ठीक है। अलर्ट क्या करता है, सिंपल एक बॉक्स ले आता है जिसके ऊपर कुछ वार्निंग लिखी हुई होती है, सही है। तो मैंने यहाँ पर ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक मैंने यहाँ पर एट्रीब्यूट ऐड कर दिया है, इवेंट लिस्नर जो कि है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंगल कोड को ही यूज कर पाऊंगा और सिंगल कोड को यूज करने के बाद यहाँ पर मैं अलर्ट लिख देता हूँ और अलर्ट लिखने के बाद यहाँ पर जो है ना अंदर मैं 1122 लिख देता हूँ, इतना मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पर सेव करूंगा, सेव करने के बाद हेडिंग पर क्लिक करूंगा, हेडिंग पर क्लिक करने के बाद ये मेरे पास 1122 आ चुका है। तो यानी कि इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट को भी यूज कर सकते हो। तो बहरहाल मैं जो है यहाँ पर इसको हटा दूंगा और यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा जी डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड, क्योंकि हम लोगों ने ये कवर कर लिया है कि इसका बेसिक मकसद क्या होता है। तो मैंने देखो ये चीज हमारे पास आ चुकी है। अब हम दूसरी चीज देख लेते हैं। दूसरी होती है कंसोल, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग से क्या होगा, कोई भी चीज या कोई भी HTML एलिमेंट आप लोगों ने कंसोल में देखना है तो वो काम कंसोल डॉट लॉग करता है। जैसा कि कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पर लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक, तो हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ पर लिखा और इसको मैं ब्राउजर में आता हूँ, ब्राउजर में मैं कंट्रोल शिफ्ट और जे प्रेस करूंगा तो नीचे मेरे पास ये चीज आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ पड़ा है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड को उड़ा देता हूँ, सिंपली मैं BR लिख देता हूँ, BR सेव करूंगा तो ये BR आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर H1 लिख देता हूँ और इसमें मैं हेडिंग लिख देता हूँ और H1 को क्लोज कर देता हूँ और इसके अंदर मैं एक क्लास लगा देता हूँ जो कि हेडिंग नाम की होगी। तो इतना मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा जी सेव, ठीक है। तो ये देखो इसने वो चीज प्रिंट कर दी है, समझ आ गई। तो इस तरह से जो है ना आप लोग अगर प्रिंट करना चाहते हो HTML को या फिर आप प्रिंट करना चाहते हो टेक्स्ट को, तो आप कंसोल में प्रिंट अगर करना चाहते हो ना तो आप कंसोल डॉट लॉग का यूज करोगे। और देखो ऊपर कहीं पर भी यहाँ पर हेडिंग शो नहीं हो रही होगी, ठीक है। ऊपर कहीं पर भी हेडिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ऊपर कहीं पर भी आपको हेडिंग देखने को नहीं मिलेगी। हेडिंग सिर्फ हमें नीचे देखने को मिलेगी क्योंकि हम लोग ने कंसोल में देखना है इस चीज। तो कंसोल में इस तरह से आप देख लोगे। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में HTML देते हो तो उसका जो रिजल्ट होता है वो डिस्प्ले होता है, ना कि ये जो टैग होता है ये टैग डिस्प्ले नहीं होता, बल्कि जो टैग के हिसाब से जो कंटेंट प्रिंट होना था वो प्रिंट होता है। लेकिन कंसोल में क्या होता है, कंसोल में आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही प्रिंट करके दे दिया जाएगा, आपको कभी भी जो है रिजल्ट नहीं दे देगा। यानी कि मैंने अब हेडिंग बड़ी करके तो नहीं आई ना कंसोल में, कंसोल में किस तरह आया पूरे का पूरा टैग जो है जिस हम लोगों ने यहाँ पर दिया था इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखते तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी कंसोल डॉट लॉग मेथड। तो ये हम लोगों ने सीख लिया है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग मेथड यहाँ पर भी आ चुका है। तो इतना आप लोगों को पता चल गया होगा। अभी देखो हमारे पास चार तरह से हम लोग वेरिएबल बनाते हैं। एक होता है हम वार की मदद से वेरिएबल बनाते हैं जी V1, ठीक है, और उसमें कुछ भी दे देते हैं। और लेट की मदद से हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं V2 और उसके अंदर आप कुछ भी दे सकते हैं। अगर आपने इंटीजर देने हैं, अगर आप लोगों ने इंटीजर देने हैं तो आप लोगों ने सिंपली नंबर दे देना है। अगर आपने फ्लोर देने हैं तो तब भी आपने सिंपली नंबर डेसिमल वाला दे देना है, यानी कि पॉइंट वाला नंबर दे देना है। लेकिन अगर आपने स्ट्रिंग या कैरेक्टर देना है तो फिर आपने डबल कोट्स का यूज कर लेना है, या सिंगल कोट का भी आप यूज कर सकते हो। यानी कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4R स्ट्रिंग। अगर आप 4 या स्ट्रिंग देना चाहते हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो। उसके अलावा एक होता है कॉन्स्ट, ठीक है। कॉन्स्ट की मदद से क्या होता है, यानी कि ये V3 हो गया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी ये होता है जी हमारा फिक्स्ड, ओके। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट में लाइन के आखिर में सेमीकोलन नहीं लगाते तो क्या होता है कि ये जो है ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है, उसको एज ए सिंटैक्स एरर नहीं मानता या फिर एरर नहीं प्रोड्यूस करता। पर मैं लगा रहा हूँ। और अब देखो ये तीन तरह से हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं। अब ये हमारे वेरिएबल तो बन चुके हैं, अब इनको बिलफर्ज हम लोगों ने कंसोल में डिस्प्ले कराना है तो हम लोग कंसोल में ही लिखेंगे। अगर हम लोगों ने कंसोल में नहीं करना तो हम लोग डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी कि मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करा और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, एक मैंने V1 ले लिया, कॉमा लगा के V2 दे दिया, कॉमा लगा के V3 दे दिया और मैंने यहाँ पर सेव करा। तो ये देखो ये चीज आ चुकी है। अब देखो मैं चाहता ये था कि ये चीज नीचे आए तो मैं यहाँ पर डबल कॉमा लगा होगा ना, एक ब्रेक आ जाएगा और फिर यहाँ पे कॉमा लगा। तो आप देखो ये चीज नीचे आ गई है, ठीक है। यानी कि पहले 12 आया है, फिर जो है 4 और स्ट्रिंग वाला और फिर फिक्स्ड कॉन्स वाला आ चुका है, सही है। तो ये चीज है। पर ऐसा करते हैं यहाँ पर मैं अगर स्पेस लगा दूं और यहाँ पर भी मैं स्पेस लगा दूं और अब मैं सेव करूँ, यहाँ पर थोड़ा बहुत स्पेस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये तरीके हैं जी 3। और एक चौथा तरीका है जी सिंपल वाला, यानी कि V4 जस्ट आप लिख दो और यहाँ पर इसकी वैल्यू दे दो जी इट इज लाइक वेरिएबल। ये वार वेरिएबल की तरह होता है, ठीक है। इसको मैं अगर डिस्प्ले कराऊं तो इसको मैं डिस्प्ले कराने से पहले वही PR का यूज कर लूंगा, ठीक है, ताकि एक ब्रेक आ जाए और उसके बाद कॉमा लगा के भी
इट इज लाइक अ वर्ड वेरिएबल। तो आप लोगों को इतना आई होप के समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये तो डिस्प्ले कराने था मल्टीपल वेरिएबल आप इस तरह से डिस्प्ले करा सकते हो। अब देखो इसमें दूसरी लैंग्वेज की तरह कोई एस्केप सीक्वेंस वगैरह नहीं होते, इसमें HTML के थ्रू ही आप जो है ब्रेक वगैरह देते हो, जैसे कि इंटर आ जाए या फिर ये वगैरह, ठीक है। तो ये 4 मेथड होते हैं वेरिएबल बनाने के। अब देखो इनमें तीनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, इन तीनों के दरमियान वार, लेट और कॉन्स्ट। अच्छा, वार और लेट एंड कॉन्स्ट के दरमियान डिफरेंस ये है, सबसे पहले मैं ये यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर 1, वार हैज ग्लोबल स्कोप, ठीक है। और नंबर 2 पे मैं यहाँ पर लिख दूंगा लेट हैज ग्लोब स्कोप, ठीक है। और जो भी मिस्टेक आ रही है तो उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। पर तीसरा जो है कॉन्स्ट वेरिएबल वैल्यू इज फिक्स। जो हमारे पास कॉन्स्ट वेरिएबल होता है ना, उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, ठीक है। जो आपने एक बार रख दी तो रख दी। लेकिन जो लेट होता है उसका ब्लॉक स्पोर्ट होता है, ब्लॉक स्कोप होता है, जबकि जो हमारा ग्लोबल होता है, ग्लोबल स्कोप होता है जी वार का। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर ना मैंने एक इफ लगाई, सही है, और मैंने कहा कि उसकी स्टेटमेंट है ट्रू। ट्रू करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर लेट की मदद से एक v1 बनाया, ठीक है। मतलब v1 नहीं बनाते बल्कि एक नया वेरिएबल बनाते हैं, न्यू लेट, ठीक है। न्यू लेट मैंने नाम से वेरिएबल बना दिया और उसकी वैल्यू मैंने 12 रख दी। और यहाँ पर एक वार मैंने रखा और वार के अंदर मैंने जो है न्यू वार नाम से वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको ना कंसोल में या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट करवा देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके। सो मैंने यहाँ पर न्यू लेट कर देता हूँ और इसी तरह न्यू वार कर दिया मैंने, यहाँ पर न्यू वार कर दिया मैंने, सेव करा। अब देखो एरर आया है, एरर क्या आया है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, बिल्कुल इसको मैं पहले ऊपर रख देता हूँ Ctrl+X और यहाँ पर Ctrl+V कर देते हैं और यहाँ पर सेव कर, और यहाँ पर ऐसा करते हैं कि एक मैं PR लगा देता हूँ, ठीक है। PR देखो ना, पहले जो था न्यू वार के अंदर, अब मैंने जो है इफ ब्लॉक के अंदर मैंने 2 वेरिएबल बनाए, ठीक है। 2 वेरिएबल बनाए, एक मैंने बनाया न्यू लेट के नाम से, दूसरा मैंने बनाया न्यू वार के नाम से। अच्छा, जो दूसरा मैंने बनाया ना वो तो हो गया एक्सेस हो गया और बाहर एक्सेस हो गया, और क्या हुआ, उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई यहाँ से। उसने क्या बोला, उसने कहा कि जो न्यू लेट है वो डिफाइन ही नहीं है, यानी कि वो बना ही नहीं है। तो वो इसलिए कह रहा है कि जो लेट होता है ना उसका स्कोप सिर्फ इफ के अंदर है, यानी कि कोई भी ब्लॉक है ना, कोई भी आप लूप यूज कर रहे हो या फिर आप कोई क्लास यूज कर रहे हो या फिर कोई भी आप मानो कि ऑब्जेक्ट है या कुछ भी है, तो उसके अंदर अगर आपने लेट के नाम से बनाए हुए हैं ना वेरिएबल, तो लेट का स्कोप सिर्फ उसी तक ही है, यानी कि उधर ही उसका स्कोप है, उसके बाद उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये चीज होती है, इसलिए जो है ना इसको ज्यादा यूज किया जाता है लेट को, क्योंकि लेट का स्कोप लिमिटेड है, जबकि जो वेरिएबल का स्कोप बिल्कुल अनलिमिटेड है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। मिसाल के तौर पर मैंने वेरिएबल बनाए हुए हैं बहुत सारी कंडीशंस के अंदर, अब वहां पर मैंने उसका स्कोप तो मुझे मेरे हर जगह है ना, तो हर जगह मैं एक्सेस करता फिरूंगा तो फिर वो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आप लोगों को शायद समझ में ना आ रही हो, कहना मैं कुछ यूं चाह रहा हूँ कि बिल फर्ज ये हमारे पास वार का जो वेरिएबल है न्यू वार का, ये मुझे सिर्फ इसी इफ में जरूरत था और किसी दूसरी इफ में इसकी जरूरत नहीं थी, या फिर इस इफ के बाहर जरूरत नहीं थी, तो फिर ये ग्लोबली डिफाइंड नहीं होना चाहिए ना, इसकी वैल्यू सिर्फ इधर ही तक होनी चाहिए। अगर ये इसका स्कोप दूसरे फंक्शन में भी है तो इसकी वैल्यू में उतार चढ़ाव होता रहेगा, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो ये फर्क है। बहरहाल मैं क्या करता हूँ कि न्यू लेट वाले को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि लेट वेरिएबल कैन नॉट एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द ब्लॉक स्कोप, ठीक है। ब्लॉक के स्कोप से बाहर नहीं एक्सेस किया जाएगा। अगर हम लोग डिफाइन ही लेट को ग्लोबली करेंगे तो वो फिर जाहिर सी बात है हर ब्लॉक में एक्सेस होगा और ब्लॉक के बाहर भी एक्सेस होगा, लेकिन जो टॉप ऑफ द ब्लॉक है ना उससे बाहर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज है। बहरहाल आपको जो है इन तीनों के दरमियान डिफरेंस की समझ आ चुकी हो। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर मैंने कर दिया सेव करने के बाद अब मेरे पास कोई एरर भी नहीं आ रहा, तो अब मैं और क्या करूंगा, मैं आपको इफ डिसीजन स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास डिसीजन स्ट्रक्चर में इफ आ जाती है, ठीक है। इफ का कुछ सिंटैक्स इस तरह से है कि सबसे पहले इफ होती है, फिर ब्रैकेट्स के अंदर उसकी कंडीशन होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी चलता है हमारे पास ये ब्लॉक, ठीक है। अब ये जो ट्रू है ये किस शक्ल में हो सकता है, अगर मैं यहाँ पर ट्रू लिख देता हूँ तो मैं यहाँ पर अगर मैं रन कर देता हूँ, जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर मैंने लिख दिया ट्रू, ठीक है। और ट्रू से पहले मैं यहाँ पर PR लगा लेता हूँ, सेव करा, तो ये यहाँ पर ट्रू आया है। देखो यहाँ पर क्या आ गया, ट्रू आ गया। अगर मैं यहाँ पर 1 लगाऊं और यहाँ पर सेव करूँ तो तब भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का मतलब भी ट्रू है और ट्रू का मतलब भी ट्रू है। और अगर मैं यहाँ पर 100 लगा लेता हूँ तो इसका मतलब भी ट्रू है, यानी कि कुछ भी अगर है ना, कुछ भी है तो ट्रू है, अगर कुछ भी नहीं है तो ट्रू नहीं है। ये इफ के अंदर का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं सिंपली डबल कोट्स लगा के अब मैं करता हूँ ना, तो अब वो ट्रू नहीं आया है। जब कुछ नहीं होगा तो फॉल्स होगा, जब कुछ होगा तो ट्रू होगा। ये पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर यहाँ पर 0 होता है तो इसका मतलब भी होता है फॉल्स,
फॉल्स। सही हो गया। अच्छा उसके बाद अगर यहाँ पर कोई कंपैरिजन स्टेटमेंट लगी हुई है या रिलेशनल स्टेटमेंट लगी हुई है, अब ये स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ये एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, इसके बारे में बताता हूँ। देखो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर ये वाला सिंबल या कॉमा लगा के मैं आप लोग को बताता हूँ, अच्छा ये वाला सिंबल या फिर ये वाला सिंबल, अच्छा या फिर यानी कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये वाले जो सिंबल होते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ 1 इक्वल टू 1, सेव करा तो ये ट्रू है। दूसरा 2 ग्रेटर देन है 1 के, ये ट्रू है। ठीक है। अगर मैं 2 ग्रेटर देन कहता हूँ 3 तो ये ट्रू नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से डिसीजन होती है, इसके अंदर मौजूद एक्सप्रेशन की इस तरह से डिसीजन होती है। जिस तरह से मैंने 2 ग्रेटर देन 3 लिखा है तो ये गलत है, तो इसलिए इसने ट्रू प्रिंट नहीं कराया, यानी कि ये वाला ब्लॉक नहीं रन किया है। सही है। अब इसके करस्पॉन्डिंग होती है जी एल्स। एल्स का क्या मतलब होता है कि अगर इफ गलत होती है तो तब क्या चले, तो तब एल्स चले। यहाँ पर जो है मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर ट्रू की जगह मैं लिख देता हूँ जी फॉल्स। ठीक है। अब देखो मैंने बोला था कि 2 ग्रेटर है 3 से, तो 2 ग्रेटर नहीं है 3 के, 2 कोई ग्रेटर है नहीं है ना, तो ट्रू प्रिंट नहीं हुआ बल्कि फॉल्स प्रिंट हुआ है। सही है। अगर मैं सही स्टेटमेंट देता हूँ, जैसे कि मैं कहता हूँ 2 इज इक्वल टू 2 है, तो वाकई ये ट्रू है, तो ये इसने ट्रू प्रिंट करा है। ओके। उसके बाद आती है इफ एल्स इफ। इफ एल्स इफ में क्या होता है कि आप इफ लगाते हो फिर एल्स के अंदर फिर इफ लगा देते हो, और यहाँ पर जैसे ही आप ऐसा कुछ करते हो तो आपको फिर दोबारा से यहाँ पर एक अदर कंडीशन देनी पड़ती है। यहाँ पर जैसे कि मैं दे देता हूँ 1 इक्वल टू 1। सही है। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर जो है ट्रू नहीं देता बल्कि यहाँ पर देता हूँ फर्स्ट इफ, यहाँ पर लिख देता हूँ सेकंड इफ। अब मैंने इसकी तरह सेव, तो देखो 1 इक्वल टू 1 और 2 इक्वल टू 2, जब 2 इक्वल टू 2 हुआ तो फर्स्ट इफ चली है। ठीक है। सेकंड इफ नहीं चली। अगर ये 2 इक्वल टू 2 नहीं, मतलब 2 इक्वल टू 3, तो अब सेकंड इफ चली है, क्योंकि सेकंड इफ क्या थी, ट्रू थी, इसलिए सेकंड इफ चेक की गई। अगर सेकंड इफ ट्रू थी तो उसका रिजल्ट प्रोड्यूस होना था, तो हो गया। सही हो गया। अच्छा उसके बाद हम लोग यहाँ पर एल्स भी लगा सकते हैं, वरना हम लोग कंटिन्यू भी रख सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर अगर एल्स लगाऊं और यहाँ पर फिर इफ लगा दूं और मैं यहाँ पर करूँ कि फिर दोबारा से चेक करो, मिसाल के तौर पर हमारे पास 5 जो है वो छोटा है 10 से, तो क्या होगा, तो एरर प्रोड्यूस हुआ क्योंकि हम लोगों ने इसकी बॉडी नहीं बनाई। तो बॉडी हम लोगों ने आप बना दी है और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं थर्ड इफ, लिख देते हैं जी थर्ड इफ, सेव करा और ये सेकंड चल गई। अगर सेकंड गलत होगी, देखो पहले क्या हुआ, अब देखो पहली है ट्रू, आगे पहली भी ट्रू, दूसरी भी ट्रू, तीसरी भी ट्रू है, पहली ट्रू हो गई तो पहली चल गई। अगर पहली ट्रू ना होती, ठीक है, मिसाल के तौर पर 2 इज इक्वल टू नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने इक्वल लगा दिया है, तो ये तो बात गलत है ना, तो फिर सेकंड चल गई। अगर सेकंड चल गई है, अगर ये नहीं चलती तो तब आगे जाएगा। अगर मैं कहता हूँ ये भी गलत हो गई है, तब जाएगा थर्ड पे और थर्ड वाली प्रिंट करेगा। ठीक है। अगर हम लोग लास्ट में सिर्फ एल्स लगा देते हैं और यहाँ पर इसके ब्लॉक में लिख देते हैं, इस तरह मैं पेस्ट करके यहाँ पर लिख देता हूँ जी लास्ट इफ। अगर सारी इफें गलत होंगी तो तब हमारे पास ये चीज आएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब देखो अब लास्ट इफ चल रही है, क्यों, क्योंकि पहली इफ चेक की 2 इक्वल टू है 1 के, नहीं है तो ये नहीं चला। एल्स पे गया, फिर देखा कि 1 इक्वल टू है 2 के, तो नहीं, तो इसका भी ब्लॉक नहीं चला। फिर नीचे गया, देखा कि क्या 5 छोटा है 1 से, तो ये भी गलत है, तो फिर इसको भी छोड़ दिया इसने। फिर एल्स में गया और एल्स वाले में कोई कंडीशन नहीं थी, तो विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन उसने ये चीज प्रिंट कर दी। ठीक है। अगर पहली चल जाती तो ये चेक ही ना करता, अब नीचे बिल्कुल जाता ही नहीं, बस ये सारी की सारी को स्किप कर देता, सिर्फ पहली चला देता। ठीक है। इन सब में चलती सिर्फ एक की ही है। तो ये होता है हमारे पास इफ एल्स। उसके बाद स्विच भी इसी तरह का काम करता है। यहाँ पर मैंने स्विच लगा दिया। स्विच में क्या होती है, एक की होती है, उस की के हिसाब से जो है यहाँ पर वो किए जाते हैं, मतलब कि यहाँ पर ढूंढा जाता है की जिसके साथ मैच करेगी वहाँ वही पता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने लगाया 1, सही है, यहाँ पर वैल्यू चाहिए इसकी 1, ये मैंने 3 केसेस बना दिए। अब यहाँ पर 2 लगा दिया, यहाँ पर 3 लगा दिया और यहाँ पर अंदर मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं पेस्ट करूँ तो कैसा रहेगा, आ गया ये चीज। यहाँ पर फर्स्ट केस लिख देते हैं ना, फर्स्ट केस लिख देते। ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको कर देते हैं कॉपी और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट की जगह पे सेकंड लिख देता हूँ और यहाँ पे फर्स्ट की जगह पे थर्ड लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं जो है लास्ट यानी कि डिफॉल्ट केस लिख। ठीक है। अभी देखो फर्स्ट केस चल गया है। फर्स्ट केस क्यों, क्योंकि इसने 1 को मैच किया पहले के साथ मैच किया, पहली वैल्यू के साथ मैच हो गया, तो इसकी चीज चल के ब्रेक कॉल हो गया और ब्रेक की मदद से बाहर निकल गया। सही है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है कि पहले ये वैल्यू को मैच करता है, अगर मैच हो जाए तो उसके अंदर वाली स्टेटमेंट चला के ब्रेक स्टेटमेंट की मदद से बाहर भाग जाता है। अगर ये ब्रेक स्टेटमेंट ना हो तो ये बाहर ना भाग पाता। देखो सेकंड केस भी चल गया। तो ब्रेक क्या करता है, ब्रेक कनेक्शन को तोड़ता है, ये सिंटैक्स का हिस्सा है, समझ आई। स्विच जो है इसके अंदर जो एक्सप्रेशन होती है उसकी वैल्यू मैच कराई जाती है बाकी केसेस के साथ। अगर कोई मैच कर
कर जाए तो उनमें जिसके साथ मैच करेगी उसकी स्टेटमेंट चल जाएगी और ब्रेक की मदद से वो इस पूरे स्विच वाले ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर मैं 2 लिख देता हूँ तो सिर्फ दूसरा केस रन होता, अगर मैं यहाँ पर 3 लिख देता तो सिर्फ तीसरा केस रन होता, अगर मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ यानी कि किसी के साथ भी मैच नहीं करता तो डिफॉल्ट केस चल जाता। तो ये चीज होती है। ठीक है, यानी कि चलेगी मल्टीपल हमारे पास चीजें हैं, उनमें से चलानी सिर्फ एक को है। इसी तरह इफ एल्स में भी क्या था, मल्टीपल हमारे पास स्टेटमेंट थी लेकिन चलानी किसको थी, एक को थी। तो ये दोनों का काम सेम है, आप इसको यूज कर सकते हो अपने साथ। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है तो अब बात कर लेते हैं हम लोग लूप की। अब देखो लूप क्या होता है। लूप बिलफर्ज मैं कहता हूँ यहाँ पर सबसे पहले काउंटर लूप एक होता है हमारे पास। काउंटर लूप, काउंटर लूप क्या होता है, काउंटर लूप होता है हमारे पास वो लूप जो कि एक पर्टिकुलर आइट्रेशन रखता है, यानी कि कुछ खास नंबर तक कुछ चलता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर फॉर लगाया ना, फॉर। ठीक है, तो ये फॉर का सिंटेक्स है। पहले आप कोई वेरिएबल देते हो और उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देते हो, जो कि इंडेक्स नाम का इसने अभी बना के मुझे दिया है। फिर उसके बाद आप कोई नंबर देते हो जितने तक वो चले। जैसे कि यहाँ तक मैंने अरे लेंथ की जगह पे मैंने यहाँ पर कोई नंबर दे दिया और यहाँ पर मैंने बता दिया इक्वल। ठीक है, यानी कि 0 से लेकर 5 तक, यानी कि 6 दफा चलेगा। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ 1, ताकि ये 5 दफा सिर्फ चले, 5 दफा चलेगा और इस इंडेक्स में 1 1 इंक्रीमेंट होता जाएगा। यानी कि कंट्रोल क्या करता है, सबसे पहले वेरिएबल के पास आता है, फिर उसके बाद कंडीशन चेक करता है और फिर नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद फिर दोबारा जब आता है तो वो कंडीशन की तरफ नहीं आता, पहले इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले के पास जाता है, यानी कि इस स्टेटमेंट के पास जाता है। ये स्टेटमेंट के आगे लगा हुआ है डबल प्लस। डबल प्लस का मतलब ये है कि इसके अंदर एक का इजाफा कर दो, यानी कि मिसाल के तौर पर इंडेक्स डॉट इंडेक्स प्लस प्लस जो है ना, इसका मतलब ये है, यानी कि मैंने इसको बताऊं तो इंडेक्स में प्लस कर दो 1 का, तो ये ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में और ये इसकी लॉन्ग फॉर्म में, इस दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, यहाँ पर मैं लगाता हूँ और या तो आप ये लिखो, ये दोनों हैं सेम। ठीक है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ फिलहाल के लिए क्लोज। तो ये चीज ये है, कंडीशन के बाद नीचे जाएगा और यहाँ पर चलाएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कंसोल डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉट, इसके अंदर मैं चलाता हूँ फॉर लूप प्रिंट करता जाए। तो ये 5 दफा फॉर लूप को प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ब्रेक भी डालना था कि ब्रेक थोड़ा कन्वीनियंट लगे। ठीक है, तो ये 5 दफा जो है ना ये डालता गया। अब ये इसका पता कैसे चलेगा, यहाँ पर आप इंडेक्स को भी प्रिंट करवा लो। मैं यहाँ पर इंडेक्स और यहाँ पर कॉमा लगा लेता हूँ। यहाँ पर अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कि इंडेक्स 1 2 3 ये आ रहा है। बहरहाल ये जो चीज है ये सही मायनों में नहीं आ रही, क्योंकि जो है ना इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कट। ठीक है, इसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पर मैं डबल कोट्स लगा देता हूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया और बंद करके ये अब सही आएगा। अब देखो, अब हमारे पास फॉर लूप जो है 5 दफा आ चुका है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास लूप। इसको हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे, जैसे कि मैं अगर लगाता हूँ इफ अगर कंडीशन ट्रू होती है। अब कंडीशन में किस तरह से बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा इंडेक्स नाम का जो वेरिएबल है वो अगर इक्वल टू आ जाता है 2 के, सही है, अगर वो इक्वल टू आ जाता है 2 के, तो क्या करो, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दूं कंट्रोल सी और यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ मैं कर दूंगा जी क्लोज। ठीक है, और ये इस लूप की बॉडी से निकल जाए तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ब्रेक लगा दूं। ब्रेक मैं अंदर लगा देता हूँ तो क्या होगा, देखते हैं ये क्या होता है। देखो, पहला हुआ, दूसरा हुआ और फिर क्लोज कर गया, निकल गया, भाग गया, इस लूप वाली बॉडी से निकल गया। तो ये काम होता है ब्रेक का। तो ब्रेक को ना सिर्फ आप स्विच में यूज कर सकते हो बल्कि लूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। सही हो गया। तो ये होता है हमारे पास काउंटर कंट्रोल लूप। उसके बाद होता है एक हमारे पास कंडीशन कंट्रोल लूप। कंडीशन कंट्रोल लूप में जस्ट आप वाइल लिखते हो और वाइल के अंदर जितने तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक ये चीज चलती रहेगी। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ जी वाई, मैं बिलफर्ज यहाँ पर जो है एक लेट लगा के y इक्वल टू यस, मैंने यहाँ पर लिख दिया यस। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो यस ही आएगा ना, y इक्वल टू यहाँ पर यस लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर मैं लिख दूंगा कि यही चीजें, ये वाली चीजें मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल सी कर दूंगा और यहाँ पर कंट्रोल वी कर दूंगा और यहाँ पर जो इंडेक्स होगा उसको मैं यहाँ पर मैं जो है सिंपली इस तरह से डायरेक्ट दे देता हूँ और यहाँ पर मैंने सेव करा है। सेव करने के बाद ये अभी लोडिंग में चल गया है और ये हो गया जी क्लोज। इसको करना पड़ेगा, हम लोग ने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने गलती कर दी है, इन्फिनिटी टाइम हम लोगों ने चला दिया है तो मेरी जो रैम थी वो भर जाती। पहले इसको हम लोगों ने क्या करना है, इसको पहली बार जब ये चल जाए, जब ये चले ना, तो क्या होगी, वाई इक्वल टू प्रॉम्प्ट नाम का भी एक चीज होती है। प्रॉम्प्ट क्या करता है, इंटर नहीं, यहाँ पर सवाल पूछ लेते हैं, डू यू कंटिन्यू, अच्छा यस और नो। ठीक है, यस और नो में होगा आंसर। तो यहाँ पर मैंने इस तरह कर लिया और यहाँ पर अब सेव कर देते हैं और यहाँ पर इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पर पहले मैं इसको बंद करूंगा और फिर शो करवाऊंगा तो ये चीज आ चुकी। पहले ये चला है, यहाँ पर मैं लगाता हूँ जी यस। ठीक है, तो ये फिर मैं इसे दोबारा पूछ रहा है कि यस, मैं यहाँ पर लिखूंगा जी यस। तो ये इस तरह मुझसे पूछ रहे हैं। बहरहाल जो है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ना, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ वैल्यू।
ताकि पता चले आप लोगों को कि वाइल ये लूप है ना, वाइल लूप। ओके, तो मैंने यहाँ पर सेव करा, सेव करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको कैंसिल कर दिया, नहीं तो एक बार सिर्फ चला है। अगर यहाँ पर मैं कैंसिल ना करता, मिसाल के तौर पर मैं रीलोड करता हूँ, रीलोड करने के बाद यहाँ पर मैं कहता हूँ येस, ठीक है, तो फिर दोबारा से लिया, इस बार मैंने इसको उड़ा दिया, तो ये 2 बार चल गया है। हाल इसको सही तरीके से आपको दिख ना रहा हो, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि एक बार ये प्रिंट हुआ, ठीक है, क्योंकि एक बार तो इसने चलना था ना। दूसरी बार चलने के लिए क्या हुआ, दूसरी बार चलने के लिए इसने प्रॉम्प्ट मांगा था मुझसे, जिसपे मैंने इसको यस दिया था, तो इसने यस लिया और मुझे ये दूसरा वाइल प्रिंट करके दिया था इस जगह पे। तीसरी बार मैंने नो कर दिया, मैंने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर वो एग्जिट हो गया था। जबकि पहली बार मैं क्या रहा था, ऐसे ही मैंने कैंसिल कर दिया था, एक बार तो प्रिंट कर ही रहा था। तो ये होता है वाइल लूप, ठीक है। इसको आप लिमिटेड भी कर सकते हो, जैसा कि मैं यहाँ पर एक और कंडीशन लगा सकता हूँ कि मिसाल के तौर पर जो आने वाला n है, जो आने वाला y है, ठीक है, ये होना चाहिए लेस होना चाहिए 6 से, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 0, यहाँ पर मैंने 0 कर दिया और नीचे आके जो है यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, y प्लस प्लस कर दूंगा और सेव करा। तो देखो अब ये 5 बार आया है, अब ये हमारे पास 5 बार आया है। यहाँ पर जो है मैं करता कुछ यूँ हूँ कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y सिर्फ, और यहाँ पर अब आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं 0 से नहीं चाहता, मैं 1 से चाहता हूँ, और यहाँ पर अब आप लोगों को सही से दिख रहा होगा। तो वाइल लूप 5 बार हम लोगों ने चला लिया है। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रही तब तक ये चलता रहा। जैसा कि पहले तो ये क्या था, 1 था y, तो क्या हुआ 1 छोटा है 6 से। इसी तरह फिर जब नीचे आया था ना इसको प्रिंट करने के बाद, तब ये 2 हो गया था, यानी कि y में 1 प्लस हो गया था। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू y प्लस 1, तब भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि y में हो गया 1, फिर कंट्रोल इधर गया, कंट्रोल पहले आता है इक्वल से राइट साइड पे, इसको कैलकुलेट करने के बाद इसको असाइन करता है। समझ आई? तो ये चीज है। तो आई होप कि आप लोगों को जो है इसकी समझ आ चुकी होगी वाइल की। उसके बाद एक हमारे पास होता है जी फॉर ईच लूप, ठीक है, फॉर ईच। वहां पर ये फॉर ईच है, इसको मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया। अब देखो फॉर ईच में होता क्या है, फॉर ईच जो है ना, फॉर ईच जो लूप होता है या फॉर ईच फंक्शन आप इसे कह सकते हो, ठीक है। ये फॉर ईच बेसिकली फंक्शन ही होता है, मेथड ही होता है, ठीक है। इसको आप लूप भी समझ सकते हो, लेकिन ये होता मेथड है। लूप इसलिए क्योंकि ये कॉल करता है ना, बार बार कॉल होता है, बार बार जो है ना, मतलब कि 1 बाय 1 ही वैल्यू को अंदर डालता है। जैसे कि मतलब कि यहाँ पर अरे में जितनी भी वैल्यूज होंगी ना, 1 बाय 1 इसको देगा और यहाँ पर वो कोड रन होने के बाद दोबारा फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है। मतलब इस तरह से होता है। मैं अभी आपको प्रिंट करता हूँ। सबसे पहले आप लोग को अरे को समझना पड़ेगा, अरे क्या होती है। देखो सबसे पहले हम लोग ने वेरिएबल देखे, वेरिएबल क्या होते हैं, सिंपल एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अरे क्या होती है, अरे मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए होती है। वेरिएबल सिंगल वैल्यू को स्टोर करते हैं, जबकि अरे मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करती है। इसके लिए सिंगल आप लोगों ने लेट लगा देना है, उसके बाद आप यहाँ पर अरे 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 लिख दो, या फिर उसके बाद जस्ट इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर 12 और यहाँ पर 99 एंड 11 एंड 33 एंड 55 एंड 66 इस तरह से मैंने बना दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो चीज है, सबसे पहले क्या आएगा, 12 आएगा। ये अरे जो है, अरे को पकड़ा जाएगा, तो इसमें सबसे पहले 12 को उठा के इस एलिमेंट को दिया जाएगा, और जो एलिमेंट होगा वो फिर प्रिंट हो जाएगा। इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ, राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें मैं लिख देता हूँ जी फॉर ईच लूप मेथड। ओके, तो यहाँ पर मैं एलिमेंट को प्रिंट करवाऊंगा। तो बहरहाल आप लोगों को आप पता चल गया होगा कि की हो रहा है। तो ये देखो, अच्छा देखो ना, यहाँ पर मैं BR लगाना भूल गया, BR लगाऊंगा तो अभी लाइन में आएगा ना, तो यहाँ पर BR लगा लेते हैं। अब आपको सही से समझ आ रही होगी। देखो पहली बार जो 12 आया था ना, 12 गया एलिमेंट में जब किया तो ये लाइन प्रिंट होने के बाद 12 प्रिंट हुआ, ठीक है। अगली बार जो कि 99 आना था तो 99 आया, फिर उसके 11 आना था 11 आया, 33 आना था 33 आया, और ये 55 आना था 55 आया, और 66 आना था तो 66 आ चुका है। तो ये होता है फॉर ईच का कंसेप्ट। इसको बहरहाल आप मुख्तलिफ पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ लो कि फॉर ईच से होता क्या है कि आप कुछ अरे टाइप का, यानी कि आपके पास अगर मल्टीपल डेटा है, ठीक है, मल्टीपल डेटा है, तो आप उसको किस तरह से 1 बाय 1 डील करोगे। अगर आप डील हर किसी के साथ करना चाहते हो और सेम वे में करना चाहते हो, तो आप उसको फॉर ईच की मदद से कर सकते हो, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास फॉर ईच। उसके बाद हम लोग देख देते हैं अब फंक्शंस के कंसेप्ट को। देखो फंक्शन अगर हम लोग ने बनाना है तो मैं यहाँ पर फंक्शन बना लेता हूँ, और फंक्शंस को, फंक्शन का कीवर्ड यूज करने के बाद यहाँ पर मैं फंक्शन का नेम देता हूँ, यानी कि माई एफ, और यहाँ पर जो है इसके पैरामीटर अगर होंगे तो दे देंगे। जैसे अब मैं सम का बिल्कुल बना लेता हूँ, सम, ठीक है। सम का बनाया मैंने, यहाँ पर करा क्या कि num1 एंड num2 ले लिया। तो मैंने बोला कि ये जो चीजें आ जाए, फिर क्या हो कि इसको मैं लेट से बना लेता हूँ, मतलब लेट करके बना लिया, यहाँ पर भी लेट करके दिया, सही है। बल्कि यहाँ पर ना लेट नहीं लगाते, बस ऐसे। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे कुछ यूं कि num1 और num2 हमारे पास बिल्कुल आ चुका है, तो उसका करना हम लोगों ने सम है, तो सम नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे, यानी सम, और उस सम में num1 होएगा और प्लस होएगा और num2 होएगा, और जो रिजल्ट होएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट राइट हो जाएगा। BR सबसे पहले लगाएंगे हम लोग ताकि ब्रेक आ जाए, और उसके बाद हम लोग इस सम को प्रिंट कर देंगे, और ये हो गया हमारे पास क्लोज। अब देखो होगा कुछ नहीं, ठीक है, होगा कुछ नहीं। ये फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऐसी स्टेटमेंट्स का मजमूआ होता है जो कभी भी रन नहीं होती। वो रन तब होंगी जब उसको कॉल किया जाएगा, जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तभी फंक्शन की स्टेटमेंट रन होती है, अदरवाइज फंक्शन की स्टेटमेंट रन नहीं होती है।
तो यहाँ पर देखो मैं अभी फंक्शन को कॉल करता हूँ, मैं आप सिंपली सम लिखूंगा, ठीक है, और यहाँ पर इसको मैंने कुछ ना कुछ पास करना होगा, यानी कि 12 पास कर देता हूँ। तो इसने 24 मुझे प्रिंट करके दे दिया है, क्योंकि 24 इसका आंसर बनता था, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर इसको अगर वैल्यूज कुछ इस तरह से दूं, अगर मैं सम दूं और मैं कहूँ कि आपके पास है जी -12,99, तो ये काम कर रहा है, ठीक है, हमें सम करके दे रहा है। सही हो गया। तो इतना हम लोगों ने कर लिया है। तो फंक्शन दो तरह से बनाए जाते हैं, एक तो इस तरह से जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया, दूसरा मैं आप लोग को बताता हूँ वेरिएबल की मदद से। आपने सिंपली मतलब कि मैंने यहाँ पर सम लगाया, ठीक है, फिर पर मैंने यहाँ पर ऐड लगा दिया, ठीक है, ऐड मैंने ऐड किया, मैंने ऐड में इक्वल मैंने लगा दिया, फिर मैंने सिंपली जो है छोटी ब्रैकेट्स का यूज किया। इसमें मैंने num1 नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 लिख दिया। फिर उसके बाद मैं इक्वल लगाऊंगा और फिर ग्रेटर देन का साइन यूज करूंगा और फिर कर्ली ब्रेसेस का यूज करूंगा। तो ये हमारा एरो फंक्शन होता है। तो इसमें भी मैं सिंपली सेम ये चीज काम करूंगा, इसको करूंगा कॉपी, यहाँ पर करूंगा पेस्ट, पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर सम, यहाँ पर नम, यहाँ पर जो है ना नम को नंबर कर देता हूँ, ठीक है, और ये जो सम है इसकी जगह पे मैं ऐड कर देता हूँ। लेट अस से ऐड हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी ऐड हो गया। तो मैंने यहाँ पर सेव करा, सेव करने के बाद नीचे देखा तो नीचे मेरे पास कुछ भी नहीं आया, क्योंकि इसको भी कॉल करना पड़ता है। कॉल कैसे करेंगे? कॉल ऐसे करेंगे कि मैं यहाँ पर कोई जो वेरिएबल बनाया था ऐड वाला, उसी को मैं लूंगा और उसके अंदर मैं 12 दे दूंगा, सही है। तो मेरे पास रिजल्ट आ चुका है यहाँ पर 24, सही है। तो ये भी काम कर रहा है, दोनों सेम है, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, ये आप लोगों की मर्जी है। अब देखो ये तो ऐड हो गया ना, तो ऐड के बाद फिर दोबारा से इसको चेक करने के लिए दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं, -42,66, और मैंने रन किया तो मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है भाई, सही है। तो मेरे पास जो है ना ये फंक्शन बना, एक मैंने एरो हेड फंक्शन बनाया, एक मैंने दूसरा फंक्शन बनाया है। इनमें लाइनों का इतना फर्क नहीं है, सिर्फ ये थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है डिक्लेरेशन में, जबकि ये थोड़ा सा डिक्लेरेशन में थोड़ा लंबा पड़ गया है। हमें फंक्शन का कीवर्ड यूज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन का कीवर्ड यूज नहीं करना पड़ता है। बस इतना ही थोड़ा सा बहुत दिक्कत है, और कोई इतना खास का काम नहीं होता, ठीक है। तो ये जो चीजें थी ना, ये हम लोगों ने बेसिक प्रोग्रामिंग देखी है। अभी उसके बाद इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट की मुझे नहीं लगता कि अभी आप लोगों को जरूरत है। बहरहाल मैं ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि बिलफर्ड मैंने यहाँ पर लेट से एक OBJ नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, और उसको बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं करूंगा कुछ यूं कि मैं कर्ली ब्रेसेस का यूज करूंगा, और इसके अंदर ही मैं सिंपली प्रॉपर्टीज लिखूंगा और वैल्यूज लिखूंगा। इस तरह CSS आपने देखी होगी, उसी तरह का काम है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर कोई एक वेरिएबल बनाया है, जैसे कि मैंने यहाँ पर PI का नाम से मैंने यहाँ पर लगा दिया, मैंने दे दिया। उसके बाद मुझे कॉमा लगा के नीचे जाना है, ठीक है, कॉमा लगा के मैं इधर ही अगली प्रॉपर्टी और वैल्यू दे सकता हूँ, लेकिन नीचे आप दे सकते हो, मतलब कॉमा लगाना है आपने। कॉमा लगा के फिर आपने नीचे जाना है, अगर आपने दूसरी वो देनी है तो, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ करूंगा कुछ यूं बिल फर्ज से, जैसे कि एरिया का रकबा होता है तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर अगर हम लोग फंक्शन बनाए हैं, यानी कि मैं यहीं पर ही फंक्शन अगर बनाऊं तो मैं किस तरह से बनाऊंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा जी एरिया ऑफ सर्कल के, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बना लूंगा जी, जो कि लेगा क्या, लेगा आर लेगा, और उस आर के साथ क्या करेगा जी ए ओ सी बनाता हूँ मैं लेट करके AOC, चाहिए एरिया ऑफ सर्कल, ये इक्वल टू होगा पाई आर स्क्वायर। अब पाई को मैंने एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पर दिस कीवर्ड का यूज करूंगा। दिस ये इसी ऑब्जेक्ट को पकड़ेगा, फिर उसके अंदर जाएगा और PI को पकड़ेगा, ठीक है, और फिर आप इधर मल्टीप्लीकेशन लगा के मैं यहाँ पर आर का स्क्वायर दे देता हूँ, आर का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर मैं कुछ इस तरह से दूंगा कि यहाँ पर आर मल्टीप्लाई बाय आर। यहाँ पर सिंपल मैंने ये कर दिया। ये करने के बाद अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब कर ये सकता हूँ कि मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखूंगा। ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने फंक्शन को कॉल कराना है, तो फंक्शन एरिया ऑफ सर्कल वाला है, और इसको कुछ देना भी है, तो मैं यहाँ पर इसको बिल फर्स्ट 12 दे देता हूँ। तो 12 देने के बाद क्या होएगा कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट निकाल लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मैं PR लगा देता हूँ, PR एरिया ऑफ सर्कल इज एरिया ऑफ जो सर्कल है AOC मैंने यहाँ पर लगा दिया। अभी देखो क्या हुआ, अभी हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास आ चुका है, जो कि हमारे पास ये है, सही है। तो इसका हम लोग अगर कैलकुलेटर से मालूम करें तो भी यही आने वाला है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेटर ले आऊँ, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 3.14 और मल्टीप्लाई करूँ 12 मल्टीप्लाई 12, तो ये यही आने वाला है, ठीक है। तो जो रिजल्ट यहाँ पर आया हमारे कैलकुलेटर में, वही यहाँ पर भी शो हो रहा है, एरिया ऑफ द सर्कल। तो इस तरह आप जो है ऑब्जेक्ट को भी यूज कर सकते हैं। अभी मैंने इसका कोई लंबा यूज बताया नहीं है आपको, क्योंकि अभी आप लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बिगिनर लेवल पर हो। तो अभी जो चीजें आप लोग की नीड में है वो डो में आप लोगों को सही से समझ में आएगी, क्योंकि आपने अभी HTML एलिमेंट को पकड़ना है, पकड़ के छोटे मोटे ऑपरेशन करने हैं। अभी आप इस तरह की चीजों में नहीं पढ़ना चाहोगे, सही है। तो ये बस इतना ही होता है, ठीक है, इतना मैं जैसे इसको इतना रहने देता हूँ। अब हम लोग अपना डोम स्टार्ट करते हैं, DOM। डोम क्या होता है? डोम होता है हमारे पास, डोम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। डोम हमारे पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। ये क्या करता है, ये HTML के एलिमेंट्स को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। अब HTML के एलिमेंट्स को कैसे पकड़ेंगे, लेट अस से देखो, यहाँ मैं HTML में गया, अभी मुझे क्या चाहिए, मैं
मैंने ये बोला था कि यहाँ अगर मैं इसके नीचे एचटीएमएल का एलिमेंट अगर मैं लाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जावास्क्रिप्ट के नीचे कोई बनाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कोई बना लेता हूँ, लेट अस से क्या बनाऊँ, बटन बना लेते हैं। बटन बनाता हूँ मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट बॉक्स, ठीक है, प्रॉम्प्ट बॉक्स। तो यहाँ पर मैं नीचे जाता हूँ तो प्रॉम्प्ट बॉक्स यहाँ पर मेरे पास आ चुका है और इससे पहले मैं एक पीआर लगा लेता हूँ, ठीक है, पीआर मेरे पास यहाँ पर लग चुका है। अब ये प्रॉम्प्ट बॉक्स नीचे आ रहा है। तो बहरहाल सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कंसोल पे ना, कंसोल पे जाएंगे हम लोग, कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा डोम। डोम को एक्सेस करने के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट आ गया ना, अब मैं इसको करता हूँ सेव करने के बाद अब मैं जाऊंगा और यहाँ पर बल्कि कंट्रोल अल्ट और जे पर प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ पर देखो मेरे पास नीचे डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर आ रहा है। देखो मैं इसको खोलता हूँ तो पूरा एचटीएमएल का वो चीज आ चुकी है। अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊँ तो ये मैंने बड़ा कर लिया है और इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ ऊपर की तरफ। तो ये देखो हमने जो है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाया था कंसोल में, तो ये इस तरह से प्रिंट हुआ है कि पूरा डॉक्यूमेंट हमारे पास आ चुका है। डॉक्यूमेंट में हेडर भी आ चुका है हमारे पास, उसके अंदर जितनी भी स्टाइलिंग थी वो भी आ चुकी है और हम लोग ने वीडियो को भी एक्सेस कर ली है। तो सिर्फ डॉक्यूमेंट से क्या होता है, हम लोग हर चीज को एक्सेस कर लेते हैं, सही है। लेकिन अगर हम लोग इससे आगे डार्ट लगा देते हैं तो डार्ट से अब क्या होता है, डार्ट से अगर मैं यहाँ पर बॉडी लगा दूँ तो इसका मतलब है सिर्फ बॉडी को सिलेक्ट कर। देखो अब हमारे पास डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, अब हमारे पास आया है सिर्फ बॉडी, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर भी जा सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर मैंने इसको पकड़ना था, कंटेनर को पकड़ना था। तो मैं यहाँ पर किया जी, मैंने बोला अंदर एक डिव है उसको मैंने पकड़ना है। मैंने यहाँ पर एस किया तो यहाँ पर अनडिफाइंड आ गया, ये डिव को आप नहीं पकड़ सकते। दोबारा डिव को मैं नहीं पकड़ सकता, तो इसको बारह पीछे जाते हैं और यहाँ पर सेव करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या मसला है। अच्छा मिल पर मैं टैग को पकड़ सकता हूँ ना, तो टैग में मेरे पास क्या है, मेरे पास बटन तो है ना, बटन को देखकर पकड़ते हैं, डार्ट लगाता हूँ और PUT बटन, बटन मैंने लिखा और मैंने सेव करा और मेरे पास बटन नहीं आया। पर हम लोग डॉक्यूमेंट से हम लोग इधर ही तक जा सकते हैं, आगे हम लोग ने पकड़ना है ना तो हम लोगों को मेथड्स को यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट में ना हमारे पास मेथड हैं बहुत सारे, वो मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ। पहला मेथड ये है, आपके पास गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, ये हमारे पास एक मेथड है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तीसरा क्या है, तीसरा हमारे पास है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो चौथा है वो है डॉक्यूमेंट डॉट QS यानी कि क्यूरी सिलेक्टर, और जो पांचवा है वो है जी डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। तो ये हमारे पास है जी HTML के एलिमेंट को एक्सेस करने के मेथड, और नाम से ही आप लोगों को कुछ चीजों की तो क्लैरिफिकेशन हो रही होगी। जैसा कि पहला है गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो इसमें हम लोग अपने HTML एलिमेंट को गेट करते हैं, हासिल करते हैं उनकी आईडी की मदद से। कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पर अभी करता हूँ, इसको सेव करने के बाद जाता हूँ मैं यहाँ पर, जहाँ पर मैं बटन को दूंगा आईडी थी, मैंने यहाँ पर कहा पीबी इसकी आईडी है, सही है। तो अब देखो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं जाऊंगा कंसोल पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं लॉग कर लेता हूँ, क्या पकड़ पा रहा हूँ कि नहीं, सिर्फ ये चेक करने के लिए। तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, वो भी ओपन कर रखता हूँ ना जो हमारा कंसोल है। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहरहाल तो नीचे कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पर मैंने मेथड में देना है पीबी डबल कोट्स लगा के। अब देखो मैंने यहाँ पर सेव करा, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है जी नल, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, नल आ रहा है। वह ऐसा करते हैं कि डोम को जो है हम लोग सेपरेट फाइल में कवर कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग करते कुछ यूँ है कि यहाँ पर मैं एक और फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखूंगा डोम डॉट HTML। तो मैंने यहाँ पर ये चीज लगा दी है और मैं यहाँ पर जल्दी से फाइल प्लेट लिख देता हूँ और जो बॉडी है उसके नीचे ही हम लोग स्क्रिप्ट टैग को लिख देते हैं जी। हमारे पास स्क्रिप्ट टैग आ जाएगा और इसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट को डोम को कवर करेंगे। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल X कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल पीछे करके यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे चाहिए था, तो कंट्रोल X कर लिया, कंट्रोल S करके डोम में गया और यहाँ पर मैंने कंट्रोल V कर दिया और यहाँ पर मैं नीचे आ गया और ये कंट्रोल S कर दिया और इधर मैंने यहाँ पर डिसअपीयर कर दिया और गो लाइव पर क्लिक कर दिया। तो ये यहाँ पर मेरी जैसी चीज आ जाएगी और यहाँ पर बाकी चीजों को मैं बंद कर दूंगा। मेरे पास ये चीज ओपन है सिर्फ, ठीक है, और बाकी ये चीजें भी मैं क्लोज कर देता हूँ और जो पुरानी जो है उसको भी क्लोज कर देता हूँ, इंडेक्स वाली को भी क्लोज कर देता हूँ और जब इधर आ जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज हमारे पास है गेट एलिमेंट बाय आईडी। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक H1 है और उसकी आईडी है हेडिंग1, ठीक है, हेडिंग1 उसकी आईडी है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है मोहम्मद यासिर हुसैन, ठीक है, ये चीज लिखी हुई है और इसको मैंने एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग से क्या करता हूँ, एक्सेस करके देखता हूँ कि क्या मेरे कंसोल में एक्सेस हो रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर ब्राउजर में जाते हैं, यहाँ पर अपना वो डेवलपर ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर मैं ऐसे कर लेता हूँ कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। सबसे पहले डोम को एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंट, फिर डॉट, फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखते होते हैं, जिससे क्या होगा उस आईडी के थ्रू हम लोग एक्सेस करेंगे और आईडी उसकी क्या है, उसकी आईडी है जी हेडिंग1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखो अब क्या है, हमारे पास जो मोहम्मद यासिर हुसैन था वो अब नीचे आ चुका है, ठीक है, उस टैग को हम लोगों ने पकड़ लिया है। तो ये वो टैग है जिसको हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट की मदद से पकड़ा है, ठीक हो गया। तो बिलफर्ज हमारे पास एक दूसरी हेडिंग है, ठीक है, मैंने इसको ऐसे मल्टीपल कर दिया और यहाँ पर ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया क्लास।
वो है जी दूसरे वाला, मतलब दूसरी हेडिंग है। तो इसको जो है हम लोग कुछ यूं करेंगे कि यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं आएगा बल्कि गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम आएगा। तो क्लास नेम भी इसका सेम ही है, तो मैं यहाँ पर सेव कर दूंगा। तो मेरे पास ये चीज आ चुकी है। अब देखो यहाँ पर क्या आया है, ये अब H1 है, इसके अंदर हेडिंग 1 डॉट मतलब हेडिंग 1 है और लेंथ उसकी 1 है, सही है। और ये इसकी प्रोटोटाइप वगैरह डिस्प्ले करवा रहा है। तो बहरहाल ये चीज हमारे पास आ चुकी है, सही है। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, कॉलन लगा देते हैं। अच्छा, फिर मैं बाद में बताता हूँ कि इनके साथ हम कर क्या सकते हैं। अब फिलहाल हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि पकड़ में हमारी चीजें आ रही हैं कि नहीं। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक और हेडिंग बिल्कुल मैं बना लेता हूँ, और ये हो गई निचली हेडिंग, और इसका जो है गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। तो टैग नेम से बिल्कुल अगर मैंने करना है तो मैं यहाँ पर और काम कर लेता हूँ। इसको मैं रख देता हूँ जी बटन, ठीक है। और बटन के अंदर जो टेक्स्ट होएगा वो यही रख देता हूँ, मोहम्मद यासिर हुसैन। तो ये सेव करूंगा तो ये मोहम्मद यासिर हुसैन नाम का बटन भी आ चुका है। तो इसको हम लोग नेम बाय टैग नेम कहते हैं कि बाय टैग नेम कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पर कंट्रोल, ठीक है, डॉट लो कर दिया, और फिर डॉक्यूमेंट की मदद से एक्सेस करेंगे डोम को, और डोम को एक्सेस करने के बाद हम लोग कहेंगे जो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम है ना वो हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो टैग नेम में हम लोगों ने बटन को एक्सेस करना है, तो मैंने यहाँ पर बटन लिख दूंगा, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर बटन, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास बटन भी आ चुका है। तो एचटीएमएल कलेक्शन मेरे पास ये दोनों चीजें आ चुकी हैं, ये तीनों बल्कि आ चुकी हैं, सही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्यूरी सिलेक्टर को देखेंगे। देखो क्यूरी सिलेक्टर होता क्या है। क्यूरी सिलेक्टर के लिए ना मैं आपको ये बता देता हूँ कि लेटर से कि मैंने एक और बनाया है जी, पी बनाया है, ठीक है, पी, और मैंने यहाँ पर लिख दिया जी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर लोरम लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर इसको हट ड्राइव कर दिया है, इसको बंद कर दिया है, और ये पीछे से तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और फिर डॉक्यूमेंट की मदद से डोम को एक्सेस करके फिर मैं करूंगा जी गेट एलिमेंट बाय क्यूरी सिलेक्टर, यानी कि क्यूरी सिलेक्टर को यूज करना है। तो क्यूरी सिलेक्टर क्या काम करता है, क्यूरी सिलेक्टर के अंदर हम लोग इस मेथड को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि ये मेथड आपकी आईडी को भी सिलेक्ट कर सकता है, आपकी क्लास को भी सिलेक्ट कर सकता है, आपके टैग को भी सिलेक्ट कर सकता है, किसी भी तरह से आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने करना क्या होता है इसके अंदर, अगर आप आईडी पकड़ना चाहते हो तो आप लोगों ने क्या करना, आप लोगों ने हैश का यूज करना है और उसके आगे आईडी का नाम लिख देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर यहाँ से लिख रहा हूँ। अगर मुझे क्लास वाले को पकड़ना है तो मैं यहाँ पर डॉट लगाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा जी हेडिंग, ठीक है। तो क्लास को पकड़ लेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर हेडिंग 1 मैं बिल्कुल लिख के चेक करा देता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पर सेव किया तो हेडिंग 1 को पकड़ लिया है उसने, ठीक है। क्यूरी सिलेक्टर वाले ने हेडिंग 1 क्लास वाले को पकड़ लिया है। उसके बाद देखो, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर हैश लगाऊं और यहाँ पर हेडिंग लिख दूं, क्या होगा, मतलब हेडिंग 1 लिख दूं तो क्या होगा, ये कि आईडी वाले को पकड़ लिया, ठीक है। आईडी वाले मोहम्मद यासिर हुसैन को पकड़ लिया, पहले क्लास वाले मोहम्मद यासिर हुसैन को पकड़ा था, अब आईडी वाले क्लास मोहम्मद यासिर हुसैन को पकड़ लिया है, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि क्यूरी सिलेक्टर ऑल। क्यूरी सिलेक्टर ऑल क्या काम करता है, क्यूरी सिलेक्टर ऑल जो होता है वो तमाम को सिलेक्ट कर लेता है। हालांकि अब देखो हेडिंग जो है ना, हेडिंग लेटर से कि इसकी भी जो आईडी है वो हेडिंग है, हेडिंग 1 हेडिंग 1 अच्छा, तो क्यूरी सिलेक्टर क्या करता है, क्यूरी सिलेक्टर जो हेडिंग को पकड़ता है वो हेडिंग फर्स्ट वाली होती है, सेकंड वाली को वो नहीं पकड़ता। सेकंड वाली को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, सेकंड वाली को भी पकड़ने के लिए हम लोग यूज करेंगे क्वेरी सिलेक्टर ऑल का, ठीक है। तो क्यूरी सिलेक्टर ऑल क्या करता है, जितनी भी इससे रिलेटेड आईडिया होगी उस आईडिया वाले बंदों को पकड़ लेगा। तो ये क्योंकि इसके पास नोड लिस्ट आ चुके हैं, 2 हेडिंग इसने पकड़ी है, समझ आई, इन्होंने 2 आईडी को पकड़ लिया। हालांकि आईडी होती है सेम, लेकिन यहाँ पर बस हम लोगों ने रूल की थोड़ी खिलाफवर्जी कर दी है, लेकिन यहाँ पर एरर डिस्प्ले नहीं होता है, तो बस हमने कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमें पूछने वाला ना हो फिर हम वहाँ पर अप्लाई कर देते होते हैं, ठीक है। तो ये बस ठीक है, हमारे पास इस तरह से एक्सेस होते हैं। तो बहरहाल जो है इनमें यूज मोस्टली क्यूरी सिलेक्टर को किया जाता है या क्यूरी सिलेक्टर ऑल को किया जाता है। बाकी ये जो टैग सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर है, इनको बहुत कम ही यूज किया जाता है, क्योंकि ये एक पुराने मेथड्स हैं, ठीक है। ये पहले बहुत ज्यादा यूज किए जाते थे, लेकिन अब जो है जब से ये आए हैं तो हम लोग इसी को ही यूज करते हैं, इनको हम लोग इतना यूज नहीं करते, ठीक है। आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, ये जो 3 वाले हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं इसको तो रिमूव कर दूंगा, ठीक है। ये मेरे पास बहुत है, एक हेडिंग 1 को पकड़ लेते हैं और एक डॉट वाले को पकड़ लेते हैं, सही है। तो मैंने जस्ट इन 2 चीजों को मैं पकड़ना चाहता था, ठीक है। और यहाँ पर ऑल वाले को नहीं पकड़ना, पहले ऑल वाले को पकड़ लेते हैं, सही हो गया। ऑल वाले को पकड़ लेते हैं, यहाँ पर ऊपर बाहर कर देते हैं, और नीचे जो मुझे आइडिया 2 हैं तो आइडिया 2 वाले पकड़ने हैं तो पकड़। अब देखो आइडिया 2 हैं किन किन की, जैसे कि हेडिंग 1 और ये हेडिंग 1 ऊपर वाली, यानी कि फर्स्ट वाला और पैराग्राफ और फर्स्ट वाला, पैराग्राफ और फर्स्ट वाला जो है, ये 2 मतलब पकड़े गए हैं इस क्यूरी सिलेक्टर ऑल की मदद से। तो अगर मैं इनको उड़ा देता हूँ, बिलफर्स्ट मैंने यहाँ पर और यहाँ पर मल्टी कर्सर का यूज करा, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ जी लेट का यूज कर देता हूँ, और यहाँ पर एक वार बना लेता हूँ, ठीक है। वार 1 बल्कि वी लिख देता हूँ और इक्वल लगा देता हूँ और एंड पे चला जाता हूँ, और यहाँ पर एक बैक स्पेस दे देता हूँ, और फिर जो है यहाँ पर आके 1, ठीक है, और यहाँ पे 2 कर देते। तो ये अब अलग अलग चीजें मेरे पास हैं, यहाँ पर एरर देखने को हमें नहीं मिलेगा। अब देखो हम लोग कर क्या सकते हैं, ये काम हम लोग ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे है ना, मतलब मिसाल के तौर पर V1 है, इसके साथ मैं कुछ करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर करना ये चाहता हूँ, इसका जो इनर टेक्स्ट है या इनर HTML कह ले, इनर HTML कह लेते हैं, ठीक है। HTML जो है
वो मैं कर दूंगा जी सिर्फ यस। तो क्या होगा, तो देखो जो हम लोगों ने पकड़ा था ना V1 को, V1 क्या था, V1 ये था, ठीक है, एक चीज थी, तो वो कन्वर्ट हो गया इसमें, समझ आ गई, सिर्फ यहाँ से उसके अंदर आ गया। अगर देखो यही काम हम लोग करना चाहते हैं V2 के साथ, V2 डॉट इनर HTML लिखूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा जी या सिर, तो देखो क्या हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये चीज हुई है। बहरहाल ये देकर तो मैं सबसे पहले तो ये एज ए अरे लेगा, तो सबसे पहले जीरो वाले को उड़ाता हूँ, जीरो वाले में ये चेंजेस आ गई है, ठीक है। अगर हम लोगों ने नेक्स्ट पर भी यही अप्लाई करना है तो यहाँ पर जो वन वाले में होगा ना, वन वाले में क्या होगा, वन वाले में यहाँ पर हुसैन लिख देता हूँ, हुसैन लिख दिया तो ये इस तरह से आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं, इनर HTML को भी चेंज कर सकते हैं, फोन क्लिक वगैरह 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 चीजें हम लोग लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि अच्छा ये तो बहरहाल चीजें है ना हमारी सिलेक्ट हो गई हैं, और किस तरह से हम लोग इस तरह को यूज कर पाएंगे। अच्छा मैंने एक चीज आप लोगों को नहीं बताई थी और वो थी अरे के बारे में सही चीजें। तो अरे के बारे में मैं कुछ सही आप लोगों को बता नहीं पाया। तो अरे को एक्सेस भी तो करना होता है ना। सबसे पहले आप लोगों ने जो है लेट की मदद से ARR बना दी है और उसके अंदर जो है आप कुछ भी डाल रहे हो, ठीक है, मतलब कि 13 डाल दिया, 13 डाल दिया है, 14 डाल दिया है, ठीक है, 3 डाल दिया है या 4 डाल दिया या फिर 5 डाल दिया, कुछ इस तरह से डाल दिया। अगर आपको इसको एक्सेस करना है यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट करोगे और यहाँ पर सिंपली अरे को मैं जो है यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा तो ये इस तरह से मुकम्मल की मुकम्मल उसको प्रिंट कर देगा, सही है। लेकिन आप जो है इसको एक एक करके भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आप जीरो लोगे तो पहले वाला आएगा, सिर्फ पहले वाला इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है और जितने भी इसकी लेंथ होती है ना, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ARR लिखा है तो मैं यहाँ पर लेंथ नाम का यहाँ पर यूज करूंगा तो यहाँ पर 7 आ गई है। तो यहाँ पर जितना भी इसकी लेंथ आई है, जितनी इस अरे की लेंथ होती है उसमें से एक माइनस कर लो, उसमें से एक माइनस कर लो तो जो हिस्सा आता है वो लास्ट इंडेक्स होता है अरे का, ठीक है। तो जैसे कि ARR है तो इसका अगर मैं यहाँ पर 6 जैसे कि आया था 6 अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 5 आना चाहिए और मेरे पास यहाँ पे 5 ही आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जीरो पे पड़ा है 12, 1 पे पड़ा है 13, 2 पे पड़ा है 14 और 1 पे पड़ा है नहीं, पहले पड़ा है हमारे पास 0 पे पड़ा है 12, फिर है 13 जो कि 1 पे पड़ा है, फिर 2 पे पड़ा है 14, फिर 3 पे पड़ा है 2, फिर 4 पे पड़ा है हमारे पास 3 और फिर 5 पे पड़ा है 4 और 6 पे पड़ा है 5, ठीक है। इस तरह से है। बहरहाल आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो इस तरह से एक्सेस किया जाता है। उसके अलावा लेंथ का मैंने आपको बता दिया। अगर अरे की लेंथ मालूम करनी हो तो डॉट लेंथ आप लोगों ने एंड पे लगा देना है तो लेंथ उसकी उस जगह पे आ जाएगी, ठीक है। तो बहरहाल ये चीज भी हो गई हमारी कवर। तो जो बॉक्सेस हैं, अच्छा बॉक्सेस भी बहुत सी तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास अलर्ट बॉक्स, ठीक है। अलर्ट बॉक्स के लिए जो है डिफरेंट टाइप के बटन हम लोग बना लेते हैं। इसको कर देता हूँ अभी कमेंट आउट और यहाँ पे मैं बताता हूँ कि एक हमारे पास बटन होता है अलर्ट बॉक्स का, ठीक है। एक हमारे पास होता है प्रॉम्प्ट का, प्रॉम्प्ट, ठीक है, प्रॉम्प्ट बॉक्स का होता है और एक हमारे पास होता है कन्फर्म बॉक्स, ठीक है। अच्छा अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर अलर्ट बॉक्स जो होता है ना, अगर मैं यहाँ पर ऑन क्लिक करता हूँ, ऑन क्लिक पर क्या हो, अलर्ट होगा, ठीक है। अलर्ट वाला बॉक्स आ जाए। अलर्ट वाला बॉक्स करता क्या है, अलर्ट वाला बॉक्स जो है डिस्प्ले करता है वार्निंग, ठीक है, वार्निंग को डिस्प्ले करता है, समझ आ गई। तो ये जो है अलर्ट पर जब भी क्लिक होगा तो वार्निंग आएगी। प्रॉम्प्ट बॉक्स क्या करता है, प्रॉम्प्ट बॉक्स पे अभी कुछ नहीं होगा। प्रॉम्प्ट बॉक्स पे हम लोग लगाते हैं यहाँ पर अगर ऑन क्लिक होता है ना तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट बॉक्स आ जाए जो कि मैसेज गेट करे। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ डू यू वांट टू कंटिन्यू विद अस, ठीक है। सेव करता हूँ और प्रॉम्प्ट पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये एरर पे एरर आएंगे। एरर पे एरर इसलिए आएंगे क्योंकि मेथड को हम लोगों ने बंद भी नहीं किया और साथ ही साथ इस तरह भी नहीं किया, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पर मैंने जो है डबल कोट्स का यूज कर लिया है, डबल कोट का यूज करना था यही है और बंद करते टाइम डबल कोट्स का यूज करना था। और इसका क्लोजिंग टैग जो है वहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट टैग लिखा ही नहीं है। प्रॉम्प्ट टैग को मैंने उड़ा दिया है, बॉक्स को मैंने उड़ा दिया था। तो बहरहाल अब मैंने लिख दिया है, अब काम करेगा। इस पर मैं करता हूँ क्लिक तो ये मेरे से सवाल पूछ रहा है और यहाँ पर इसको मैं असल में अंदर ले गया था तो वहाँ पर असल में मसला आ गया। बहरहाल अब ठीक है, सही है। इसको मैं करता हूँ बंद, इसको करता हूँ सेव और मैं यहाँ पर जाता हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सही से आ रहा है, ठीक है। तो ये यस यहाँ पर आया था इस जगह पे, लेकिन यहाँ पर कोई वेरिएबल है नहीं जो स्टोर करके दोबारा से डिस्प्ले कराए। तो ये चीज होता है। बहरहाल प्रॉम्प्ट यूज इसलिए होता है कि वो वैल्यू को भेजे, ठीक है। तो बहरहाल मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ पर बिलफर्ज मैंने बोला ना कि प्रॉम्प्ट से क्या आएगा। अच्छा मैं यहीं पर फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने बनाया जी फंक्शन। अच्छा फंक्शन कुछ इस तरह से बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ऐसे करते हैं, एरो फंक्शन बना लेते हैं जी इस तरह, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दिया बंद और जैसे ही प्रॉम्प्ट बॉक्स आ जाए, ठीक है, जैसे प्रॉम्प्ट बॉक्स आए ना वो लेट नाम के V11 में चला जाए, ठीक है। V11 में चला जाए और फील्ड क्या हो, अलर्ट से डिस्प्ले हो जाए। अलर्ट क्या हो जाए, अलर्ट पे डिस्प्ले हो जाए। तो मैं अलर्ट में जो है यही V11 को दे देता हूँ, यही है। अब देखते हैं कि हुआ क्या है। कुछ तरह से मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट पर क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। प्रॉम्प्ट पर मैंने जैसे ही क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। बहरहाल क्या करेंगे जी, इसको उड़ा देते हैं जी। ये अलर्ट वाला तो किसी काम का है नहीं, ठीक है। ये बहरहाल हम लोग इधर नहीं करेंगे, इसको हम लोग पहले पकड़ना पड़ेगा तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। पर फिलहाल आप इतना समझो कि ये चीज आएगी। बहरहाल मैंने इसको क्लिक किया तो ये चीज आई।
अगर हम लोग इसको पकड़ें, अगर हम लोग इसको पकड़ कर करें तो तब हो सकता है। तो बहरहाल फिलहाल तो आप ये समझो कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, काम इसका क्या है। तो कन्फर्म बॉक्स के लिए हम लोग जो है कन्फर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं जी, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी, आर यू 18+ या आप 18+ हो, ठीक है। फिर फर्ज मैं ऐसा जो है मैसेज डिस्प्ले कराना, ठीक है। तो मैंने सेव करा और यहाँ पर कन्फर्म पर, तो ये मुझे यस पर, ओके पर क्लिक करूंगा तो ये यस जाएगा, कैंसिल पर क्लिक करूंगा तो नो जाएगा, ठीक है। इस तरह का कुछ इसका कंसेप्ट होता है। पर मैं इसको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं ना कि ये कुछ ना कुछ तो देगा ना, उसको कंसोल कर लेते हैं, ठीक है। कंसोल, ये जो भी चीज आए उसको क्या कर लो जी, कंसोल कर। इस तरह करके मैं अगर आपको दिखाऊं तो आई थिंक मैं आपको दिखा पाऊंगा कि मैंने यहाँ पर यस दिया है और जैसे ही इंटर किया है तो यहाँ पर कंसोल इज नॉट वर्किंग एट द HTML क्लिक, ठीक है। अच्छा ये नहीं कर सकता, इस तरह की चीजें हम लोग यहाँ पर यूज नहीं कर पा सकते, ठीक है। तो बहरहाल इसको मैंने यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा, तो मैंने बहरहाल रिमूव कर दिया। तो इस तरह से जो है HTML की ये चीजें यूज होती हैं। अच्छा तो इस तरह कर लेते हैं ना कि सबसे पहले हमारे पास अलर्ट आएगा, फिर प्रॉम्प्ट आएगा, नहीं पहले आएगा कन्फर्म, फिर आएगा अलर्ट आएगा और फिर प्रॉम्प्ट आएगा, बल्कि अलर्ट आखिर में आ जाएगा ना। अलर्ट में हम लोग डिस्प्ले करा देंगे चीजों को। तो इस तरह का कुछ अगर हम लोग लॉजिक बनाएं तो जावास्क्रिप्ट में ये कैसे बनेगी। अच्छा सबसे पहले तो मैं यहाँ पर करूंगा कुछ यूं कि देखो इसको मैंने कर दिया रिमूव, सही हो गया, ये हो गई रिमूव। अब सिर्फ मैंने जो है लगानी है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट लगाने के लिए जो है मैं सबसे पहले क्या चाहता हूँ, मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि कन्फर्म आए। मैंने कन्फर्म पहले मैं लेट बना लेता हूँ और उसके अंदर V1 रख देता हूँ, ठीक है। V1 रखने के बाद मैं यहाँ पर कन्फर्म कर देता हूँ। कन्फर्म के बाद मैं मैसेज करूंगा कि आर यू 18+, कि पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो इसमें सेव हो जाएगा। फिर मैं कहूँगा कि लेट बी 2, ठीक है। मैं प्रॉम्प्ट को डिस्प्ले कराऊंगा, प्रॉम्प्ट इंटर यूर इंटरेस्ट, ठीक है। आपका इंटरेस्ट क्या है आपने वो इंटर करना है। फिर उसके बाद मैं अलर्ट डिस्प्ले करा दूंगा। अलर्ट, अलर्ट क्या करेगा जी, अलर्ट बताएगा जी, अलर्ट ये बताएगा कि ये क्वेश्चंस के आंसर बताएगा ना। मिसाल के तौर पर ये जो चीज है ना, कंट्रोल C करके इसके अंदर P कर दिया और इसके आगे मैंने PR लगा दिया और फिर उसके बाद मैंने कॉमा लगा के यहाँ पे V1 दे दिया, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं इसको कॉपी कर लूंगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर मैं PR लगा दूंगा, फिर यहाँ पर जो है मैं कॉमा लगा के यहाँ पर V2 लगा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर PR आ चुका था तो हाँ Ctrl+X, बल्कि Ctrl+C, और Ctrl+C करने के बाद यहाँ पर आप क्या 18 से ऊपर हो, मैंने कहा यस, ठीक है। इंटरेस्ट क्या है, मेरा इंटरेस्ट है जी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग और मैं यहाँ पर ओके करता हूँ तो ये चीज़ डिस्प्ले हो गई है। फाइल कॉमा कॉमा के बाद ये चीज़ आई है। अब देखो अलर्ट जो है ना, अलर्ट में जस्ट आप स्ट्रिंग को ही डिस्प्ले करा सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराने के लिए इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें जो है टू स्ट्रिंग, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग नेट पर सर्च कर लेते हैं कि टाइप कास्टिंग इन जावा। तो टाइप कास्ट कन्वर्जन आ चुकी है। मैंने कन्वर्ट क्या करना है स्ट्रिंग, अच्छा तो स्ट्रिंग में आप कन्वर्ट कर दो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्लस लगा दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर स्ट्रिंग और इसके अंदर जो है मैं V1 को दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने ये दे दिया, उसके बाद फिर मैंने प्लस लगा दिया और फिर उसके बाद यहाँ पर भी प्लस लगा देंगे और स्ट्रिंग V2 लगा दूंगा, ठीक है। तो बहरहाल मैंने यहाँ पर सेव करा और सेव करने के बाद दोबारा से मुझे पूछेगा सवाल, तो बहरहाल मैंने ओके कर दिया, यहाँ पर ओके कर दिया, यहाँ पर मैंने प्रो लिख दिया बिल्कुल और मैंने यहाँ पर एंटर किया तो प्रो और यहाँ पर ट्रू आ चुका है, ठीक है। ट्रू आ चुका है, ट्रू आता है, सही है। तो यस करोगे ट्रू आएगा, नो करोगे तो फॉल्स आएगा। तो अच्छा तो यहाँ बी है तो शो होने वाला नहीं है, तो इसको हटा लेते हैं और यहाँ पे इसकी दे देते हैं और यहाँ पे हम लोग कॉलन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक, अब यहाँ पर ओके करा और ओके करा और यहाँ पर मैंने प्रोग्रामिंग लिख दिया। ओह यहाँ ये चीज बहरहाल आ चुकी है। तो इस तरह से हम लोग जावास्क्रिप्ट को यूज करते होते हैं। बहरहाल प्रोजेक्ट्स वगैरह हम लोग बाद में बनाएंगे, अभी थोड़ा बहुत यूज आप लोगों को आ चुका होगा कि जावास्क्रिप्ट को बहरहाल यूज कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।